Welcome back, dear students. Today our topic is land resource. हम जो टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका एक टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, क्या डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास हैं उनमें एक रिसोर्स है लैंड रिसोर्स। आज हम देखेंगे ये लैंड रिसोर्स जो है इसकी क्या अहमियत है, ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है, इस रिसोर्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे और इंडिया में इसका क्या वैल्यू है इस रिसोर्स का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले हम देखेंगे लैंड रिसोर्स जो है, लैंड जो है इसकी यूजेस क्या है। अगर हम किसी कॉमन इंसान को भी पूछेंगे, किसी लेमैन को भी पूछेंगे, तो जितनी भी हमारी जो भी हम करते हैं सबसे पहले हम रहते हैं या लैंड पे, ठीक है। जितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे आपको इंडस्ट्री, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो इंडस्ट्री भी एक ज़मीन लैंड पे ही बनती है। अगर आप एक फार्मर है तो आप खेतीबाड़ी भी इसी पे करते हैं। अगर आप टीचर हो तो आपका स्कूल भी इसी पे है, आप चलते इसी पे हैं। अगर आप ड्राइवर हो तो आपकी गाड़ी भी इसी ज़मीन पे चलती है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन के साथ वाबस्तगी रखते हो तो आपके टावर्स वगैरह जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा इसी पे चलता है। तो हर एक तरफ से अगर हम देखेंगे कि लैंड जो है ये, अगर हम ये कहेंगे इट्स अ कंडीशन फॉर अदर रिसोर्सेज, ठीक है। ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, हम मिनरल्स की बात करते हैं वो भी इसी लैंड से आते हैं, ठीक है। हम फॉरेस्ट्स की बात करते हैं वो भी इसी पे हैं। सब कुछ जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वो सारी चीज़ें जो है वो भी लैंड में ही पाई जाती है। पानी, ये भी लैंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस रिसोर्स के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। अभी अब मैंने आपको बताया इसकी कितने सारे यूजेस है, ठीक है। इंडस्ट्रीज भी इसी पे है, आप रहते भी, आपके घर भी इसी पे, हमारे स्कूल्स भी इसी पे हैं, हॉस्पिटल्स भी इसी पे है, सब कुछ है। जितना इंसान को आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी नीड्स है वो सारी फुलफिल इसी लैंड पे होती है। और आपको पता है ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये हमारी नीड्स जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर जो है वो लैंड रिसोर्सेज पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लिमिटेशन क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। लिमिटेशन जो है मैंने लिखा है, लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स। फाइनाइट रिसोर्स मीन्स दिस इज नॉट अनलिमिटेड। लैंड जो है ये लिमिटेड है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। जितना नेचर ने, जो 9th का अगर आपको याद होगा, टोटल लैंड एरिया आपने इंडिया का क्या पढ़ा था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम इसको 3.30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये जितना ऊपर वाले ने हमें दिया है उतना ही हमारे पास अवेलेबल है। ये तो हमारी यूज से घटता ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अब हमें क्या करना है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितने हमारे नीड्स है, जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स भी जो है वो इसी से हमें फुलफिल करने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था रिसोर्स प्लानिंग में, मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल रिसोर्स प्लानिंग मैंने आपको बताया था। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल रिसोर्स प्लानिंग, उसकी ज़रूरत इसमें भी, इस लैंड रिसोर्स में भी पड़ती है। हमें इस लैंड रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमारी मैक्सिमम नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए और ये लैंड जो है ये डेटोरेट ना हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास, जो इंडियन लैंड में जनरली अगर हम देखेंगे 3 मेजर जो लैंड फार्म्स हमारे पास है, प्लेन्स है, प्लेटूज है और माउंटेन्स है। बाकी भी है सब डिविजन इसके लिए, डेजर्ट्स वगैरह, लेकिन वो इन्हीं में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास इंडिया में 43% हमारे पास प्लेन एरिया है, जिसमें हमारे घर बनते हैं, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज बनते हैं, जिसमें हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें हमारे बड़े बड़े रिवर्स चलते हैं। ये 43% जो है हमारे पास है। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लेटूज हमारे पास है 27%। प्लेटूज आपको पता है, प्लेटूज मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। जितने भी हमारे मिनरल्स मिलते हैं वो इन्हीं प्लेटूज में आते हैं, ठीक है। प्लेटू का मैंने आपको बताया है, जो इंडिया का ये साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर एरिया, इसको यहाँ पे प्लेटूज हमें मिलते हैं, ठीक है। 9th में आपको याद होगा, 9th में मैंने आपको पढ़ाया है।
तो इसी तरीके से माउंटेन्स जो हमारे पास 30% माउंटेन्स हमारे पास, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस कितनी है आपको पता है, टूरिज्म के लिए ही ये हमें काम आता है। इसमें हमें पता है जितने भी हमारे पास पेरिनियल रिवर्स है वो भी फ्लो इसी में ये होते हैं, जितने भी हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो सारा इसी में है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे माउंटेन्स है या यहाँ पे फॉरेस्ट है, माउंटेन्स को हम प्लेन करके इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, इसमें इंडस्ट्री बनाएंगे तो हमारी नीड्स फुलफिल होगी, उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो अब अगर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, जनरल लैंड यूटिलाइजेशन जो है जो हम करते हैं, सबसे पहले आता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, फॉरेस्ट्स आते हैं। मैंने अभी आपको बताया फॉरेस्ट जो है अगर हम देखेंगे 33% ऑफ कंट्रीज एरिया शुड बी डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट्स। उसी कंट्री को हम कहेंगे इट इज इकोलॉजिकली वेल बैलेंस्ड अगर उसके पास 33% फॉरेस्ट का है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया का देखेंगे इट इज सिटिल अराउंड 22%, तो हम इसमें भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये बाद में हम पढ़ेंगे क्या है, अभी मैं आपको जनरल भी दे रहा हूँ। दूसरा जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें बैरन लैंड भी आता है जिसको हम बंजर जमीन कहते हैं, इसमें वेस्ट लैंड्स भी आता है। अब यहाँ पे वेस्ट लैंड क्या होता है, वेस्ट लैंड वो होता है कि इंसान की ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, उसकी वजह से, या जैसे हम इंडस्ट्री से बहुत सारे एफिलेंट जो है ज़मीन में डाल रहे हैं, तो ज़मीन जो है वेस्ट हो रही है, फिर वो एग्रीकल्चर के लिए मौजूद नहीं रहती है, उसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं। लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जैसे बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रेलवे बनानी पड़ती हैं, सड़कें बनानी पड़ती हैं, ये सारा जो आता है ये आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें बैरन लैंड्स भी आते हैं, इसमें हमारे जहाँ पे हम रहते हैं जो सेटलमेंट हमारा है वो भी इसमें आता है, और वेस्ट लैंड्स इसमें आते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वो कौन से होते हैं, परमानेंट पास्चर्स। आपने जैसे हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग गुलमर्ग की बात करें, जहाँ पे हमारे जो शेफर्ड्स हैं, हमारे जो ये ट्राइबल जैसे गुज्जर एंड बकरवाल है, ठीक है, वो अपने शेफर्ड्स को, अपने मवेशियों को, कैटल को वहाँ पे चराने ले जाते हैं, उनको परमानेंट पास्चर्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजिंग लैंड्स हमारे पास, जैसे हम लोकली भी कहीं पे किसी ग्रेजिंग लैंड में अपने मवेशियों को लेके जाते हैं, वो भी इसमें आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे चौथा जो है उसको फॉलो लैंड्स कहते हैं। फॉलो लैंड किसको कहते हैं, फॉलो लैंड हम उसको कहते हैं जब हम किसी ज़मीन में फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है, तो जब हम उसको यूज़ करते हैं उसकी फर्टिलिटी और कम हो जाती है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से गेन कर सके, तो उनको फॉलो लैंड्स के। इसकी भी दो किस्में होती है, एक तो होता है करंट फॉलो, जो करंट ईयर में मतलब एक साल के लिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि इस साल करंट ईयर में हमने उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं की, उसको करंट फॉलो कहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम 1 से 5 साल कंटिन्यूसली 1 से 5 साल हम इसमें कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अदर देन करंट फॉलो, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट जो होता है वो नेट सोन एरिया होता है। नेट सोन एरिया क्या होता है, जिस टोटल एरिया पे हम कल्टीवेशन करते हैं उसको नेट सोन एरिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बताऊं, उस ग्रास क्रॉपड एरिया, नेट सोन एरिया और ग्रास क्रॉपड एरिया में क्या फ़र्क होता है। नेट सोन एरिया वो होता है जहाँ पे हम एक साल में कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ग्रास क्रॉपड एरिया में क्या होता है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं हमारे इंडिया में, जैसे पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स के इलाके, वहाँ पे साल में 2-2, 3-3 फसलें भी उगाई जाती हैं। तो अगर हमारे पास ये एक प्लॉट है, ठीक है, हम कहेंगे ये 5 एकर्स है, ठीक है, तो इस 5 एकर्स पे हम ये 5 एकड़ जो हमारा नेट सोन एरिया बन जाता है, ठीक है, नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉपड एरिया क्या होता है, इस 5 एकड़ में हम 3 एकड़ हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम 2-2 फसलें साल में निकालते हैं, ठीक है। तो 3 एकड़ जो है ये 2 बार हो गए 6 एकर्स, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो नेट सोन एरिया हमारे पास कितना है 5 एकर्स, लेकिन ग्रॉस क्रॉपड एरिया कितना आएगा 6 + 2 8 एकर्स हमारे पास ग्रॉस क्रॉपड एरिया आएगा। इसमें वो ज़मीन जो 2 फसलें देती है उसको
हम 2 बार ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे लैंड यूज पैटर्न, इंडिया में क्या है लैंड यूज पैटर्न, कहाँ कहाँ पे हमारी ज़मीन जो है इस्तेमाल होती है। होप कि आपको लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।